ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो ज्ञानं नमो लोके सर्वसावणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दुकुन्दाद्यो जयधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैनसिद्धान्त प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पदियामुताय द्रव्यगुणपर्यायका जो नित्य होवे ज्ञान शील मिले सम्यक पद पावे पद निर्माण पावे पद निर्माण। श्री जैन सिद्धांत परिषद ग्रंथ गोपाल दास जी बरिया द्वारा रचित। इसके अंदर अपना क्वेश्चन का रिवीजन चल रहा है हमारा। एग्जाम है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 65 से लेके 100 तक, जिसमें क्वेश्चन नंबर 77 तक कल हमारे हो गए थे। जीव के प्रतिजीवी गुण। यहाँ तक किसी को प्रश्न हो तो बताओ। कोई प्रश्न नहीं आता किसी का? चले नहीं। आगे। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 78। चेतना किसे कहते हैं? उत्तर, जिसमें पदार्थों का प्रतिभास होता है, अर्थात जिसमें पदार्थ झलकते हैं, दिखाई देते हैं, उसे चेतना कहते हैं। चेतना के कितने भेद हैं? चेतना के दो भेद हैं, दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना। ये सब जो प्रकरण चल रहा है, जीव के अनुजीवी गुणों का विस्तृत विवेचन चल रहा है। लिखा ना ऊपर, जीव के अनुजीवी गुणों का विस्तृत विवेचन। क्योंकि प्रयोजन जीव को जानना है, अजीव को जानने का प्रयोजन भी जीव को जानना है। अजीव को जानने का प्रयोजन अजीव को जानना नहीं है। अब अजीब को तो जान ले, ये पुद्गल है, ये ऐसे हैं ऐसे, और अपने को ना जाने, तो अजीब को जाना कि नहीं जाना? कि जिसने अपने को नहीं जाना उसने अजीब को भी नहीं जाना। नहीं जाना। इसलिए सबका प्रयोजन जीव। और जीव कैसे पहचान में आएगा? कि गुणों के द्वारा वस्तु पहचान में आती है। जो वस्तु होती है गुणों के द्वारा। लड़की देखने गए लड़के के लिए, तो लड़की देखते हो कि गुण देखते हो उसके? गुण देखते लड़की देखते हैं, गुण देख, उसके गुण कैसे गुण? अच्छा बनाती है, अच्छा खाती है, पढ़ी लिखी है, समझदार है शीलवान है, वो सब गुण से जांच करते हैं उसकी। ऐसी यहाँ अनादिकाल से जीव अपने को भूल गया है, मिथ्या दृष्टि हुआ है। तो अब इसको सम्यक दृष्टि कैसे बनाएं? तो जीव के गुणों के द्वारा इसकी पहचान करवाते हैं। हम्म। चेतना के दो भेद के कौन से? कि दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना। दर्शन चेतना किसे कहते हैं? कि जिसमें महासत्ता, सामान्य का प्रतिभास, निराकार झलक या आभासन होता है, उसे दर्शन चेतना कहते हैं। तो सामान्य प्रतिभासी बोलते हैं। और ये सब जितने भी जीव हैं, चेतन आत्मक जीव जितने हैं, उन सबके अंदर ये गुण होता है। वो गुणों का परिणमन भी उसका चलता रहता है। तो शब्द आया इसके अंदर महासत्ता आए, महासत्ता शब्द आया, सामान्य प्रतिभास आया, है निराकार आया, भाषण आया। कई शब्द आ गए इसके अंदर। महासत्ता माने बहुत बड़ी सत्ता है एक उसका। और सामान्य माने विशेष के पूर्वक सामान्य, संपूर्ण का। और निराकार माने आकार बनते हैं ज्ञान के अंदर। और दर्शन क्या होता है? निराकार होता है। और झलक होती है, जैसे ज्ञान के अंदर झलक होती है, ऐसे दर्शन के अंदर भी झलक होती है। दोनों में झलक नहीं होती है, दोनों में प्रतिभास होता है। तो महासत्ता किसे कहते हैं? समस्त पदार्थों के अस्तित्व को ग्रहण करने वाली सत्ता को महासत्ता कहते हैं। समस्त को ग्रहण करती है और ज्ञान चेतना अवांतर सत्ता, विशिष्ट विशेष पदार्थ को विषय करने वाली चेतना को ज्ञान चेतना कहते हैं। अब उसमें महासत्ता आया था, इसमें अवांतर सत्ता है। तो सामान्य प्रतिभास था, इसमें विशेष प्रतिभास है। वहां निराकार था, यहाँ साकार है।
झलक दोनों के अंदर है, दोनों में ऐसा भेद नहीं है कि एक जगह झलक होगी और एक जगह झलक नहीं होगी, झलक दोनों में होगी। हम्म। अब डिफरेंस करोगे इसके अंदर, तीन डिफरेंस निकल के आए इसके अंदर: महासत्ता, अवांतर सत्ता, सामान्य, विशेष, निराकार और आकार। साकार। आकार। हाँ, ज्ञान में आकार बनते चले जाते हैं, आकार जो बनते हैं तो ज्ञान के अंदर बनते हैं वस्तु किसी के भी। तो इसको अवांतर सत्ता किसे कहते हैं कि अवांतर सत्ता विशिष्ट विशेष पदार्थ को विषय करने वाली चेतना को ज्ञान चेतना कहते हैं। तो ज्ञान चेतना किसे कहते हैं? अवांतर सत्ता। मतलब महासत्ता में से ही एक वस्तु छाटी, सत्ता छाटी, उसका नाम है अवांतर सत्ता, उसके अंदर छिपी हुई है वो सत्ता, उसको विषय करे, उसका नाम ज्ञान चेतना है। अवांतर सत्ता किसे कहते हैं? किसी विवक्षित पदार्थ की सत्ता को अवांतर सत्ता कहते हैं। वहां पे सामान्य, महासत्ता में समस्त पदार्थों की थी, और यहाँ पर समस्त पदार्थों की नहीं है। यहाँ पर क्या है? विशेष बनती। विवक्षित, विशिष्ट, विशेष पदार्थ की। विशेष बन। दोनों में फर्क है ना, क्योंकि आप दोनों चार्ट में निकालोगे। दर्शन चेतना में फर्क क्या है, ज्ञान चेतना में फर्क क्या है, महासत्ता में क्या फर्क है, और अवांतर सत्ता में क्या फर्क है। तो बन जाएंगे ना चार्ट इसके आराम से, कोई कठिन तो नहीं है ना चार्ट बनाना इसका। आमने सामने, बिल्कुल सामने रखोगे तो परिभाषाएं भी निकल जाएंगी इसकी। अब अगला क्वेश्चन पैदा हुआ, दर्शन चेतना किसे कहते हैं? दर्शन चेतना के कितने भेद हैं? दर्शन चेतना कहते हैं, ठीक है, देखिए दर्शन चेतना के कितने भेद हैं, कि दर्शन चेतना के चार भेद। दर्शन माने जब आंखों से देखते हैं इसका नाम दर्शन है क्या? जिस दर्शन की हम बात कर रहे हैं, तो जो आंखों से देखना है, ये इस दर्शन की बात चल रही है क्या, जो आंखों से देखना है? हम्म, हम्म, हम्म? सुबह की बात करनी है। जितना भी ये आंखों से देखना है, दर्शन है कि नहीं है? ये दर्शन नहीं है, ये ज्ञान है। जो दर्शन है, उस जिसका दर्शन के कई भेद आते हैं, दर्शन के अलग अलग अर्थ आते हैं। दर्शन अर्थ श्रद्धा में प्रयोग होता है, दर्शन अर्थ देखने में प्रयोग होता है, दर्शन अर्थ किस धर्म के हो इसमें प्रयोग होता है, और दर्शन अर्थ सामान्य प्रतिभास के अर्थ में प्रयोग होता है। तो चारों के अर्थ अलग अलग हैं। चारों का अर्थ क्या है? अलग अलग। अलग नहीं। हाँ, तो जहाँ जैसा अर्थ हो वहां समझना चाहिए। यहाँ दर्शन चेतना माने जो ज्ञान से पहले चेतना होती है उसका नाम दर्शन चेतना है। और जितना भी दिखाई देता है, जानना होता है, देखना होता है, ये सब ज्ञान के अंदर होता है। दर्शन के अंदर तो पकड़ में नहीं आता विषय, इतना सूक्ष्म होता है उसका विषय। दर्शन के चार भेद हैं: चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। यदि चक्षु से ही दर्शन होता तो मात्र चक्षु दर्शन होता, अचक्षु दर्शन नहीं होता। लेकिन आंख से देखने से पहले चक्षु दर्शन होता है, जो दर्शन होता है उसका नाम सामान्य प्रतिभास होता है, उसका नाम चक्षु दर्शन होता है। और आंख को छोड़कर बाकी इंद्रियों से जो होता है, उस ज्ञान के होने से पहले उसको, अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। और उसके अवधि दर्शन होता है, केवल दर्शन होता है। तो केवल ज्ञानी के कौन सा दर्शन होता है? केवल यानी कि केवल दर्शन होता है। वो चक्षु चक्षु। चक्षु केवल दर्शन में उसमें नहीं होता है भैया, माने पर्याय वालों को अच्युत होता है, अब्दी वालों को जनाभि दर्शन होता है। बाकी सब क्या नाम अच्युत वालों को होता है हम्म। चक्षु अचक्षु। भगवान को केवल एक एक होता है, केवल दर्शन। भगवान को बाकी हम्म, चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन नहीं होते। नहीं होता। लेकिन जिनको अवधि ज्ञान होता है उनको चक्षु दर्शन भी होता है, अचक्षु दर्शन भी होता है, अवधि अवधि दर्शन भी होता है। हम्म, वो तीनों दर्शन होते हैं उनको। और मन प्रज्ञान भी हो तो भी उनको होता है, चक्षु भी अचक्षु भी अवधि अवधि भी। एक इंद्रिय को कौन सा दर्शन होता है? एक इंद्री को चक्षु और अच्छा चक्षु अच्छा दोनों दर्शन। होते हैं। हैं? दोनों चक्षु दोनों होते हैं। ये दोनों कैसे हो जाएंगे? अच्छा एक, अच्छा दर्शन। हाँ, उसके स्पर्शन इंद्रिय तो है, एक इंद्रिय है ना उसको, स्पर्शन इंद्रिय। तो चक्षु है ही नहीं उसकी। तो जब चक्षु दर्शन, चक्षु ज्ञान ही नहीं है, तो चक्षु दर्शन कैसे होगा उसको? तो भैया आपने मने पर्याय वालों को तो अचक्षु दर्शन बताया था। हाँ, मैंने परिवार को बताया था ना। हाँ। तो मैंने परिवार को तो हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। नहीं अभी आप बोल रहे हैं ना उनको वो भी होता है चक्षु और चक्षु दोनों होते हैं, इसलिए पूछ रही थी। उनको उनको होते हैं ना, मन परिचय ज्ञान वाले हैं जिनको मुनिराज होते हैं, हाँ अभी मन आपने परिचय दोनों ज्ञानधारी। बोले ना इसलिए पूछ रही थी। हाँ, उनको दोनों होते हैं। अच्छा, दो इंद्रिय जीव को कितने होते हैं? उनको भी है क्या उनको नाम भी है। अच्छा 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 दर्शन। हैं? हाँ चक्षु ही रहता है उनको भी। और तीन इंद्रिय वालों को? उनको भी अचक्षु उनको रहेगा। भी यही रहता है।
और 4 इंद्रिय वालों को? उन्हें चक्षु और अचक्षु दोनों रहेंगे। उनको और उनको 5 इंद्रिय वालों को? उन्हें दोनों रहेंगे। हमारे कितने हैं? दोनों होंगे। दोनों है। चक्षु भी है दोनों और है जी। अचक्षु। अच्छा अचक्षु छुई। भी है। और जो नारकी है उनके कितने हैं? नारकी जीवों के, उनको चक्षु और चक्षु दोनों है। सोच लो और। दोनों नारकियों को चक्षु है, अचक्षु है और अवधि है। मतलब कुअवधि होता है। वो अवधि ज्ञान में कुअवधि है, दर्शन थोड़ा कुअवधि है। दर्शन दर्शन है। तो ज्ञान अपना काम नहीं करता, उसको कुअवधि कहा उसको, लेकिन वो है तो दर्शन तो चाहिए ना उसके लिए भी। और जो देवगति के जीव हैं उनके कितने दर्शन है? उनको भी तीन है, चक्षु और चक्षु अवधि। हाँ, अब ठीक हो गया ना। 4 गति के जीवों के अंदर, सब इंद्रियों के अंदर घट गया ना। कितने इंद्रिय जीव के कौन से दर्शन होते हैं और हमारे कौन से दर्शन होता है, वो सब विषय की घट गई। ठीक है ना। अब अगला प्रश्न है 85 नंबर। ज्ञान चेतनाएं कितने भेद हैं? इसके अंदर बड़ा मूल विषय है ये। ज्ञान चेतनाएं कितने भेद हैं? क्योंकि सारा भ्रम इसी के अंदर लगा हुआ है। जीव अपना स्वरूप जानता नहीं है और इंद्रियों को अपना जानता है। जबकि इंद्रिय ज्ञान के भेद दिए इसके अंदर। ज्ञान चेतना के 5 भेद हैं। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनैपर्य ज्ञान और केवल केवल। ज्ञान। केवल ज्ञान। ज्ञान एक अखंड है। ज्ञान के भेद नहीं होते। लेकिन ज्ञान का परिणमन 5 प्रकार का होता है। ज्ञान तो एक ही प्रकार का है। ज्ञान का परिणमन, नहीं। आपने पानी लिया, पानी की बर्फ जमा दी, और उसके घिस के उसको वो जो बनता है ना, बच्चों के लिए बना देते हैं, मीठा मीठा कप बना देते हैं उसको, वो बना दिया है। गोला। हाँ, गोला। गोला बर्फ का गोला। उसका बर्फ का गोला बना दिया है। और किसी ने बर्फ को किसी काम में इस्तेमाल में कर लिया। वो है तो पानी उसके अंदर, सबके अंदर कॉमन चीज क्या है? बर्फ बना दो, बर्फ का गोला बना दो, पानी। गर्म कर दो पानी को, पानी। है, पानी से बहा दो, धो दो, कुछ भी कर दो। सब में कॉमन चीज क्या है? पानी। पानी। और ये जो बाकी चीजें हैं, कठोर हो गया, नरम पड़ गया, ढीला पड़ गया, ये सब क्या है? उस पानी के पर्याय हैं। और पानी ना हो तो पर्याय आएंगी उसकी? अगर पानी ना हो तो पर्याय आ जाएंगी? नहीं नहीं। यानी कि वो जो ठोस पदार्थ बर्फ भी है तो वो सिद्ध करती है ये पानी है यहाँ पर। है ना। कोई भी पर्याय, पानी तरल अवस्था में हो, ठोस अवस्था में हो, उष्ण अवस्था में हो, वाष्प अवस्था में हो, किसी भी अवस्था में हो, 4 अवस्थाएं होती है ना पानी की। या तो ठोस होगा, या तरल होगा, या गर्म होगा, या वाष्पीकरण हो जाएगा उसका। ये तो अवस्था बनेगी पानी की। लेकिन उन अवस्थाओं के अंदर क्या है सब? पानी। पानी 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 पानी। ऐसे ही ये मति ज्ञान हो, शुद्ध ज्ञान हो, अवधि ज्ञान हो, मनैपर्य ज्ञान हो, केवल ज्ञान हो, इन सब के अंदर क्या कॉमन चीज है? ज्ञान। 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 वो ज्ञान के बिना ये पर्याय बन जाएंगी? नहीं। इसे नियम सार जी के अंदर एक केवल ज्ञान को भी कर्म के सापेक्ष बताया पर्याय को। केवल ज्ञान तो 3 काल को जानती है ना। तो सब बताया कर्म सापेक्ष है। तो कर्म सापेक्ष कैसे होगी भाई? है तो क्वेश्चन उठाया उसके अंदर आचार्य अमरचंद देव, कुंग देव ने, कि ये पर्याय कर्म सापेक्ष कैसे है? ये कर्म सापेक्ष इसलिए है क्योंकि कर्मों के अभाव से प्रकट हुई है। अभी हमें केवल ज्ञान है कि नहीं है? कि अभी हमें केवल ज्ञान नहीं है। और जब केवल ज्ञान हो जाए, जब कर्म हट जाएंगे तो केवल ज्ञान हो जाएगा। तो संबंध किससे है इस पर्याय का? केवल ज्ञान है कि नहीं है, संबंध किससे है? ज्ञान। कि ज्ञान। इसका संबंध कर्मों से है। तो बताया कर्म सापेक्ष है। लेकिन ऐसा कर्म सापेक्ष हो कि कर्म निरपेक्ष हो। लेकिन ज्ञान तो अखंड है। ज्ञान कर्म निरपेक्ष है। ज्ञान के अंदर कर्म लगते ही नहीं है। कर्मों का जो हस्तक्षेप है, कर्मों की जो सीमा है, वो केवल ज्ञान के पर्यायों तक है, ज्ञान के अंदर नहीं है। क्या कहा? ज्ञान के पर्यायों में है, ज्ञान में नहीं। कर्मों की जो सीमा है ना, जहाँ प्रवेश है कर्मों का, वो ज्ञान के पर्याय में तो है, लेकिन ज्ञान के अंदर नहीं है। ठंडक हुई, पानी तो इसकी ठंडा कर दिया, तो ज्ञान जम की गया पर्याय पानी। को ज्ञान की पर्याय को अशुद्ध कहेंगे। ज्ञान की पर्याय अशुद्ध भी होती है, शुद्ध भी होती है। हम्म, तो ज्ञान के पर्याय में फर्क है, लेकिन ज्ञान के अंदर घुस जाए कर्म, ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो कर्म जो है ज्ञान को खंड खंड कर दे, ज्ञान को तोड़ दे, ज्ञान का भाव कर दे। ऐसा नहीं हो सकता। तो शुद्ध पर्याय में भी ज्ञान का पर्याय वो काम करेंगे कर्म। किसमें? ज्ञान की शुद्ध पर्याय में। पांचों ज्ञान के अंदर कर्म कार्य करते हैं। पांचों ज्ञान। देखो, एक तरफ लगा ज्ञान,
एक तरफ लगे कर्म, दोनों को मिला के हुआ 5 ज्ञान की पर्याय। इसके अंदर मति ज्ञान, मति पुद्गल की है, ज्ञान जीव का है। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध पुद्गल का है, ज्ञान जीव का है। अवधि ज्ञान, अवधि पुद्गल का है, ज्ञान जीव का है। मन परे ज्ञान, मन परे पुद्गल का है और ज्ञान जीव का है। केवल ज्ञान, केवल पुद्गल का है और ज्ञान जी का। जीव का है। बड़ा भारी विषय है ये, समझ में आ जाना विषय इतना, इतना सा विषय समझ में अगर जीव को आ जाए तो इसका केवल ज्ञान खुल जाए, वास्तव में इसको मोक्ष का मार्ग खुल जाए, इसका निर्भर हो जाए जीव तो वास्तव शुद्ध पर्याय तो केवल अरिहंत वस्तु को कहेंगे, मतलब उस केवल ज्ञान को कहेंगे। में। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो श्रद्धा की अपेक्षा, ज्ञान की अपेक्षा पर्याय कहोगे शुद्ध, तो चौथे गुण सांख्यवर्ती की शुद्ध है, और बारह गुण सांख्यवर्ती की शुद्ध है, और तेरह की शुद्ध है, और सिद्धों की शुद्ध है, सबकी शुद्ध है। अपेक्षाएं हैं उसकी अलग अलग, किस गुण स्थान में कौन सी अपेक्षा रही है, अपेक्षाएं उसकी अलग अलग हैं। ऐसा। तो ये 5 ज्ञान के भेद हैं, 5 ज्ञान के भेद मतलब 5 ज्ञान की पर्याय हैं ये, है ना। लेकिन इन सब के द्वारा भिन्न भिन्न ज्ञान नहीं देखना, इन सब के द्वारा अखंड ज्ञान देखना है। ये भिन्न भिन्न ज्ञान का परिचय तो जीव को बहुत काल से है, लेकिन अपने एक अखंड ज्ञान स्वभावी आत्मा का परिचय जीव को आज तक भी हुआ आवाज नहीं। कट रही है भैया अभी। आवाज कट गई है? हाँ जी। अब आ रही है? हाँ हाँ, आ आ रही रही है। है। तो आ रही है। प्रश्न नंबर 86 है, मति ज्ञान किसे कहते हैं? क्यों समझा रहे जीव को ये सब ज्ञान? मति ज्ञान है, ये शुद्ध ज्ञान पता है, है अवधि कि ज्ञान है। अब आवाज कट रही है? अवधि ज्ञान के पहले कौन सा दर्शन होता है भैया? अवधि या ज्ञान से पहले अवधि दर्शन होता है। बस अवधि अब दर्शन दर्शन ही होता है ना, चक्षु चक्षु हाँ, नहीं होते ना? नहीं, ज्ञान से पहले अवधि दर्शन होता है, लेकिन जिन्हें अवधि ज्ञान होता है उनके चक्षु भी है और मन भी है। तो चक्षु के लिए चक्षु दर्शन चाहिए, और बाकी इंद्रियों के लिए अचक्षु दर्शन चाहिए, और अवधि ज्ञान के लिए अवधि दर्शन चाहिए। क्योंकि बाकी तो ज्ञान है ना उनको भाई, अब जो अवधि ज्ञान वाले हैं तो बाकी ज्ञान भी तो है कि नहीं है। नहीं, आपने जो पढ़ाया था ना, मति सुध वालों को क्या कहते हैं, चक्षु चक्षु लगते हैं, अवधि वालों को अवधि लगते हैं, गैर ऐसा लगता है, मने परे वालों को अचक्षु लगता है, केवल ज्ञान वालों को केवल ऐसा लगता है, तो मतलब नहीं अवधि वालों नहीं, को वो हाँ, कन्फ्यूजन हो गया वो। उसके अंदर क्या है, जो हाँ। मति शुद्ध वालों को है चक्षु 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 लगता है, अवधि वालों को चक्षु भी अचक्षु भी अवधि भी, मन परे ज्ञान अच्छा, वालों को चक्षु अचक्षु अवधि, और केवल ज्ञान वालों को केवल केवल दर्शन। तो वो मैंने लिख लिया था, तो आप उसमें ये लिखा था, आपने पहले पढ़ाया था हाँ, तो। वो सही कर लेना उसको। वही रास्ता तो एक ही है, आप कहीं जाना, आपको जो रास्ते में स्टेशन पड़ेंगे तो पड़ेंगे पड़ेंगे, देखो, उसमें इंद्र थोड़ी। को, इंद्र था। अब इंद्र को अवधि ज्ञान होता ही नहीं होता। होता है। अब जब भगवान का समोषण होता है। लगा था, 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खीरी थी, तो क्यों नहीं खीरी थी? क्योंकि गणधर नहीं थे। गर्दन नहीं था। गणधर, अब वो परेशान हो रहा था इंद्र, कभी सोचे कुछ सोचे, कभी कुछ सोचे, ज्ञान में ये नहीं आ रहा, अवधि ज्ञान लगा करके ये जान लें कि ये समोषण में क्यों नहीं दिव्य ध्वनि खीर रही। अवधि ज्ञान नहीं लगाया, और अवधि ज्ञान कब लगाया? 66 दिन के जब वो बाद अवधि ज्ञान लगाया। तो 66 दिन तक अवधि ज्ञान नहीं लगा रहा था, तो कौन से दर्शन थे, कौन सा ज्ञान था? कुछ भी नहीं था। मति शुद्ध ज्ञान थे, और चक्षु चक्षु दर्शन था। ऐसा। इसलिए इस तरह से पकड़ना। मति ज्ञान किसे कहते हैं? ये क्यों पढ़ा जा रहा मति ज्ञान? क्योंकि अनादि काल से जीव की भ्रांति है, मैं मान रहा था अब तक इंद्रियों से ज्ञान उपजता है। तो ज्ञान इंद्रियों से नहीं उपजता, ज्ञान तो ज्ञान से उपजता है। बाहर में इंद्रियां आदि होती हैं तो ऐसा लगता है इंद्रियों से ज्ञान आ रहा हो, आंख से दिखाई देता हो, कान से सुनाई देता हो, ऐसा नहीं है। यदि ज्ञान नहीं होगा तो खूब ढोल बजाओ इसके सामने, बताओ सुन लेगा क्या? अभी जीव अलग हो जाए, शरीर अलग हो जाए, अलग अलग है ना, तो अलग हो गए। दो चीजें अलग थी, अलग हो गई। कोई बड़ी बात तो है नहीं अलग होना। ये शरीर में से जीव निकल जाए तो बड़ा खेद होता है, भैया मर गई, ये हो गया, ऐसा हो गया। तो खेद वाली कोई बात ही नहीं है। दो चीजें अलग थी, अलग हो गई। अब शरीर में से, यहाँ से आत्मा अलग हुई, ज्ञान अलग हुआ। अब यहाँ पर खूब बातें करो, आवाज सुनाओ, खूब दृश्य दिखाओ, तो देखेगा आप दृश्य को? और बैठा बैठा फिल्म देखता होगा, आदमी मर जाए, तब देखेगा फिल्म कैसी चल रही है, क्या चल रहा है सीन के अंदर। आंख तो वही है, सीन वही है, तो क्या काम हो गया इसके अंदर से? ज्ञान चला गया, जीव चला गया। ज्ञान। तो जानने वाला कौन था? ज्ञान जीव हमें लग रहा ज्ञान। आंख से जान रहा, आंख से नहीं जान रहा, वो ज्ञान से जान रहा। अभी क्या होता है ना, प्रोजेक्टर पे देखा फिल्म चलती है, तो रील घूमती रहती है, और पीछे क्या होती है उसके? ज्ञान से तो फिर देखा फोकस फिल्मों के करता अंदर है। आपने, ऊपर देखो पीछे तो रंगीन रंगीन किरणें आती रहती हैं, देखा आपने रंगीन किरणें आती फोकस रहती हैं। करता है। हाँ, फोकस वो करता है। वो क्या होता है, रील चलती रहती है आगे,
और रील के पीछे क्या होता है? फोकस करता है। फोकस। फोकस पर्दे, में वो लाइट होती है। पर्दे में फोकस पड़ता है, हाँ। लाइट होती है उसके अंदर, और लाइट पड़ती है रील के ऊपर। और रील के क्या दिखाई देते हैं आगे? चित्र दिखाई देते हैं इस पे, पर्दे हाँ, पे। चित्र दिखाई देते हैं। मतलब लाइट के अंदर जो काला नीला पीला लाल दिखाई दे रहा है, वो काला पीला नीला लाल लाइट के अंदर है कि रील के अंदर है? रील के अंदर। और लाइट कैसी है? लाल वाइट है, सफेद है। बिल्कुल। और उसमें क्या होता है कि वो चित्र बनते हैं उसके ऊपर। जैसा रील के अंदर फोटो होती है वो फोकस लगता है, वैसी फोटो आपको दिखाई देने लगता है सामने। ये तो होता ही नहीं होता। वहां ना कोई फोटो है, ना कोई आदमी है, ना कुछ। वहां तो एक रोशनी है बस मात्र। और सामने पर्दा है फोटो खाली। देखता है, उसे फोटो दिखते हैं। और जो रोशनी देखता है उसको तो रोशनी दिखती रोशनी दिखाई देती है। अब रोशनी के अंदर काले नीले लाल हरे पीले रंग है ही नहीं। ना तो वहां आदमी है, ना घोड़े हैं, ना आग है, ना चित्रकारी है। वहां कुछ भी नहीं है। लाइट के अंदर क्या है? मात्र रोशनी। रोशनी के अंदर तो मात्र रोशनी है। अब उसके अंदर से रोशनी बंद कर दो। और पर्दा भी प्लेन है सामने। हैं? पर्दा भी सामने प्लेन है, वहां भी कुछ नहीं है। अब आप वो फोकस बंद कर दो पीछे से उसका। रील भी चलाओ, पर्दा भी सामने रख दो, आदमी बिठा दो, तो बताओ कितनी फिल्म दिखाई देगी? कुछ भी नहीं दिखेगा। सारा रोल किसका है अंदर पीछे बैठे हुए? उस प्रोजेक्टर का, उस फोकस का। अब वो फोकस दिखाई नहीं देता। मजे की बात ये है, दिखाई देंगे कलर, दिखाई देगी लाइट, दिखाई देंगे सीन, हाथी घोड़े आग, सब दिखाई देंगे। और देखना क्या है हमें? प्रोजेक्ट। लाइट, फोकस। प्रोजेक्टर। अब अनादिकाल से जीव की मजबूरी है कि इसको इंद्रिय ज्ञान ही है। इंद्रियों के अंदर दिखाई देते हैं, चित्र बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। प्रति समय चित्र बदलते रहते हैं। हर एक समय पर्याय में नया चित्र है, हर एक समय पर्याय में नया चित्र है। और एक समय ऐसा आता है पत्नी सामने मर जाती है, वो चित्र ऐसे बनता है मरे रहने का, वही रोता है बैठ करके। अबे चित्र है भैया वो पति सामने मर जाता है तो वो चित्र ऐसे ही आया था सामने, वो चित्र ऐसे ही आना था, वो चित्र आया और चला गया। और ये जो दुख का कारण इसके है, इसे लगता है कि इससे मेरी लाभ है हानि है। अपने फोकस वाला जो कैमरा अंदर में, उसे नहीं जानता, इन चित्रों को अपना स्वरूप जान लेता है। अपने स्वार्थ पर होता है। स्वार्थ भी क्यों हुआ? ज्ञानता से तो उत्पन्न हुआ ना स्वार्थ। यदि सब में ज्ञान करेगा तो स्वार्थ उत्पन्न भी होगा ही नहीं। तो भी नहीं। मूर्ख को ही मूर्ख बना सकते हो, समझदार को मूर्ख नहीं बना सकते। मूर्ख कौन बनता है? जो मूर्ख होता है वो मूर्ख बनता है। अब ये अज्ञानी क्या है? ये मूर्ख है। ये इंद्रिय ज्ञान के अंदर मूर्ख बन जाता है। अब इंद्रिय के चलते हैं विषय सामने, इतनी गाड़ियां चल रही, मकान बन रहे, पैसे आ रहे जा रहे, शादी हो रही हैं। अब शुरू पैदा होते ही पैदा होगा, लक्ष्य बना दिया जीवन के अंदर। पढ़ाई करो, पैसा कमाओ, शादी करो, बच्चे पालो, बच्चे पालोगे बच्चे के बच्चे पालो, फिर बच्चे को बच्चे पालो, और अपना जीवन ऐसे पूरा कर दो, और जाकर के मर करके और चले जाओ। ये तो टारगेट बना है जीवन का। कहाँ तत्व ज्ञान की गुंजाइश है जीवन के अंदर? कहीं तत्व ज्ञान के लिए गुंजाइश छोड़ी जीवन के अंदर अपने? ये छोड़ी नहीं है। यदि ऐसा तत्व ज्ञान करोगे तो बाहर में चलते हुए चलचित्र दिखाई देंगे, और अपना फोकस रखा हुआ ज्ञान अलग दिखाई देगा। अब बताओ, वो फोकस चलचित्र में नहीं है और चलचित्र फोकस में नहीं है, और काम तो हो रहा। ये काम कैसे हो रहा? उसका अपना काम हो रहा और फोकस का अपना काम हो रहा। फोकस का काम लाइट मारना है, और चित्रों का काम चलना है। अब ये सारे दिन क्या हो रहे हैं? सारे दिन चित्र चल रहे हैं आगे। अब चित्र चले जाते हैं, चले जाते हैं, चले जाते हैं, और इसका ज्ञान तब पूछती है कि मेरा कुछ हो रहा है, बिगड़ रहा है। इसी का नाम आर्त ध्यान है। अरे पढ़े थे आर्त ध्यान के वेद? इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, पढ़े थे नहीं पढ़े थे? हम्म, हाँ हाँ। मेरा मर गया, अब नया बच्चा पैदा हो गया तो खुशी, शादी होगी तो खुशी, और पत्नी पति मर गया तो दुखी, बच्चे मर गए तो दुखी एकदम से। हम्म। चार इसके वेद थे। इसके दुख का कारण यह तत्वों का ज्ञान है। ये तत्वों के ज्ञान को जानता नहीं है वास्तव में कि तू कौन है। तो ऐसा ना जानकर पर में हत्ते पाई मार करता है, और हत्ता करके दुखी होता रहता है। जैसे कोलू का बैल चक्कर काटता रहता है, दुखी होता रहता है, ऐसे ही ने विषय ग्राम में डेरा डाल दिया है। विषय ग्राम के अंदर डेरा डाल के बैठा हुआ है, और वहीं उसमें चक्कर काटता रहता है और दुखी होता रहता है। मति ज्ञान पढ़ाने का प्रयोजन ये है कि ये मति से ज्ञान होने वाला है ना, ये ज्ञान नहीं है। ये जो अखंड ज्ञान पीछे बैठा वो ज्ञान है। मति अलग है और ज्ञान अलग है। ज्ञान की पर्याय है मति ज्ञान। ज्ञान की पर्याय है, मतलब ज्ञान उसको फोकस करती है, उस पर लाइट मारती है, वो झलकता है सामने। अभी 10 मिनट आधे घंटे पहले क्लास नहीं थी, तब कुछ और झलक रहा था। अब क्लास है,
तो कुछ और झलक रहा है। अगर 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद कुछ और झलकेगा, फिर कुछ झलकेगा। प्रत्येक समय ज्ञान की प्रयास झलकाएगी झलकाएगी। ऐसा नहीं हो सकता ज्ञान की प्रयास बिना बिना झलकाए रह जाए एक समय भी। बता दो, एक समय भी ज्ञान की प्रयास बिना झलकाए रह सकती है क्या? नहीं, आंख बंद करके बैठ जाओगे तो ज्ञान में अंदर चलेगा, अरे कल्पना में सोओगे चलेगा। तो भी झलकेगा। हम्म। सपनों में आ जाएगा। एक इंद्रिय होंगे तो भी झलकेगा। तो ये मति ज्ञान ये सिद्ध करता है कि जहां जहां ज्ञान है वहां वहां जीव है। अब बताओ, एक इंद्रिय का ज्ञान झलकते नहीं झलकता? निगोद का जीव का ज्ञान हो, वो झलकता नहीं झलकता? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। देख लो आत्मा भी, अभी दर्शन करो आत्मा के, कोई दूर जाने की जरूरत नहीं है, अभी देखो आत्मा। बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, ये अभी अनुभव करो इस आत्मा का। मर जाए ना ऐसी बातों को सुनेंगे तो खड़ा हो जाए, मरा मुर्दा खड़ा हो जाए इन बातों को सुन करके, कहला क्या बात कर रहे हैं आप ये तो बात मैंने सुनी ही नहीं कभी जिंदगी में, कि ऐसा ज्ञान भी अखंड बैठा हुआ है अंदर। ऐसी तो बात मुझे परिचय में ही नहीं है कभी। लेकिन इन सिद्धांतों के द्वारा क्या पकड़ना? अंदर बैठे अपने स्वभाव को। मेरा स्वभाव कैसा है? अमूर्तिक ज्ञान। और ज्ञान कैसा है? प्रतिक्षण उठ रहा है और जानता हुआ उठ रहा है। ये सहज दशा है, आनंद रूप दशा है। अनादिकाल से उठ रहा है। कब तक उठेगा? अनादिकाल अनंत काल तक तक। उठेगा। इतना ज्ञान भरा पड़ा है मेरे स्वभाव के अंदर, इतना सुख भरा पड़ा है मेरे स्वभाव के अंदर, कि अनंत काल तक प्रतिक्षण सुख आएगा आएगा आएगा, और सुख आता रहेगा, तो भी खत्म नहीं होगा। इतना सुख भरा पड़ा है मेरे अंदर अनंत काल तक। धन तो कमाना पड़े बाहर में जब सुखी हो। ये तो धनपति है, गर्भज गर्भज क्या बोलते हैं, श्रीमंत है। गर्भ से श्रीमंत पैदा हुआ है। एक श्रीमंत, एक तो बनना पड़ता है सेठ, और एक सेठ ऐसा होता है गर्भ से सेठ पैदा होता है। राजा का पुत्र होता है ना, तो गर्भ से ही क्या है? पेट। गर्भ से ही राजा है, राजपुत्र, राजकुमार है, राज लगता है। ऐसे ही ये ज्ञानधारी जीव, ये अपने गर्भ से ही ज्ञानधारी है। तो ज्ञान लाके बनाए इसको ऐसा नहीं है, ये ज्ञान का ही बना हुआ है। और ज्ञान है सो आनंद रूप है। ऐसा मति ज्ञान किसे कहते हैं भैया? इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। ठीक है ना बराबर? और सब समझ लेना आप इस सब बातों को। मति ज्ञान के कितने भेद हैं? कि मति ज्ञान के दो भेद हैं, साम्यवादी प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। परोक्ष। परोक्ष। प्रत्यक्ष और परोक्ष, दो शब्द दिए हैं इसके अंदर, हालांकि साम्यवादी प्रत्यक्ष और परोक्ष के नाम से, लेकिन साम्यवादी प्रत्यक्ष को ही परोक्ष भी कहते हैं। उसके भेद न्याय ग्रंथों में दे दिए कि साम्यवादी प्रत्यक्ष मति ज्ञान कहलाता है, उसके बाद जो होता है वो परोक्ष कहलाता है। ऐसे भेद दिए हैं, लेकिन वास्तव में दोनों ही परोक्ष हैं। उन दोनों के अंदर ही भेद कर दिए है, लेकिन वास्तव में वो दोनों ही पर हैं, दोनों ही परोक्ष हैं। तो प्रत्यक्ष कह दिया उसको कि सामने स्त्री दिखाई देती है, घड़ा दिखाई देता है इस अपेक्षा से, लेकिन वास्तव में वही परोक्ष ज्ञान है। जो आत्मा आत्मा को जाने तो प्रत्यक्ष, और आत्मा पर को जाने सो परोक्ष। परोक्ष। इन आत्मा दोनों को में अंतर प्रत्यक्ष नहीं है जी? है। इन दोनों ही ज्ञान में अंतर नहीं है? इन दोनों ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, केवल एक समझाने की व्यवहारिक दृष्टि से कहा गया है इन दोनों में अंतर। क्योंकि व्यवहार से प्रत्यक्ष को परोक्ष कहते हैं। वो अज्ञानी को समझाने के लिए, अज्ञानी मानता ही ना भाई, किताब रखी सामने तो क्या कहोगे? सामने तुम भी कहोगे किताब रखी है, मैं भी कहूँ किताब रखी है, और पूरी दुनिया क्या कहेगी? पूरी की पूरी किताब रखी हुई है सामने। तभी तो कहोगे ना किताब रखी है सामने, किताब रखी है भाई सामने, पुस्तक रखी है। सारी दुनिया ही गई, अब उन्हें समझाना भारी है। ये पुस्तक नहीं है, ये पुद्गल प्राणों का पिंड है। ये पुस्तक है ही नहीं यहाँ पर, पुस्तक नाम का कोई पदार्थ होता ही नहीं। उन्हें समझाना भारी है, तो उन्हें समझा दिया भैया इजी भाषा में कि परोक्ष है। प्रत्यक्ष रूप से कह दो तुम किताब है, ठीक है भाई, तुम भी कह रहे हो ठीक है भाई, तुम मान लिया ऐसे, इलाज बन जाता है ऐसा। परोक्ष मति ज्ञान के कितने भेद हैं? परोक्ष मति ज्ञान के चार भेद हैं, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान। जब परोक्ष ज्ञान है ना, उसके स्मृति होती है, तो पूर्व में कुछ पदार्थ हो या होगा वो याद आ जाता है, वो स्मृति हो जाती है। और प्रत्यभिज्ञान ये नवी भाई, ये एक बार समझाना जरा, ये साम्य व्यवहारिक किसे कहते हैं? व्यवहार से। अच्छा, व्यवहार से। ये तत्वार सूत्र के अंदर आया है एक्चुअली। और जो ऐसे ही है कि लोग अन्य मतियों ने, या हमारे जैन धर्म के लोग नहीं मानते कि भैया ये किताब है, मोबाइल है, ये डायरी है, ये टेबल है। अब ये तो दिखती है ना सामने कि ये चीजें हैं। अब इसको कोई मानने को तैयार नहीं है कि ये डायरी नहीं है, ये पूरे प्राणों का पिंड है, डायरी नाम का कोई पदार्थ ही नहीं है।
की दुनिया के अंदर। अब ये शरीर बना दिया है, ये मिल गया, इसका नाम रख दिया नवीन। तो क्या है नवीन नाम का शरीर? नवीन है क्या कोई? क्या चीज़ है नवीन है, बताओ। क्या है नवीन? कोई नाम की चीज़ है यहाँ पर? ये पुद्गल परमाणु का पिंड है, ये पैदा हो गया, इसका नाम नवीन रख दिया, सब नवीन कहने लगे, हमें सुन के अभ्यास हो गया नवीन नवीन, तो ऐसा लगा ये नवीन नाम की चीज़ है भैया। जबकि वहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये तो पुद्गल परमाणु का पिंड है। ऐसे ही समस्त के संबंध में समझना चाहिए पूरा कि संसार है मकान पूरा। है, स्त्री है, कि ये से घड़े हैं, घी है, तेल है, ये तो व्यवहार से भेद किए जाते हैं। वास्तव में इनमें सब पुद्गल परमाणु के पिंड हैं। सबनो जाना पुद्गल एक स्वभाव जो, जड़ कण से रिद्धि वैमानिक देव की, सबको जाना पुद्गल एक स्वभाव जो। सब पुद्गल है भैया। ये पुद्गल जानना ये प्रत्यक्ष है, और इसको कुछ और जानना ये ऐसा घड़ा है, ये परोक्ष है। लेकिन व्यवहार से ऐसा होता है, क्योंकि ऐसा ना हो तो व्यवहार की नास्ती हो जाएगी पूरी की पूरी, और फिर स्थापना कैसे होगी व्यवहार की, इसलिए व्यवहार से उसको कहते हैं, इसलिए व्यवहार से प्रत्यक्ष कहा गया है। परोक्ष मति ज्ञान के कितने भेद हैं भैया? प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष के चार भेद बताए: स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान। चर्चा बहुत होगी थी इसकी उस वीडियो के अंदर, वहां से सुन लेना आप, है ना। मति ज्ञान के अन्य कितने भेद हैं? कि अन्य प्रकार से मति ज्ञान के चार भेद हैं: अवग्रह, या अवाय और धारणा। दोनों प्रकार से भेद बताए गए हैं इसके, तो वो बताए गए हैं। कि अवग्रह, अवाय, यह अवाय, धारणा, ये परोक्ष मति ज्ञान के भेद हैं, क्योंकि मति ज्ञान होते परोक्ष है, मति ज्ञान प्रत्यक्ष होता ही नहीं है, इसलिए यही परोक्ष के जैसे भेद। ये दो ऊपर बताए चार, ये तो हम मति ज्ञान के 6 भेद भी तो बोल सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मति ज्ञान के तो वास्तव में वो दो भेद पहले बताए थे ना, प्रत्यक्ष और परोक्ष। व्यवहार से हम्म। परोक्ष, तो व्यवहार से बताए थे, वास्तव दोनों ही परोक्ष हैं। और ये चार जो बातें बताए हैं, परोक्ष मति ज्ञान के ही भेद हैं सारे सारे। हाँ। नीचे प्रश्न दिया, दर्शन चेतना कब उत्पन्न होती है? तो दर्शन चेतना छद्मस्त जीवों को ज्ञान से पहले और केवल ज्ञानियों को ज्ञान के साथ साथ उत्पन्न होती है। पढ़ा है नहीं नीचे? नहीं नहीं, ये तो बात क्वेश्चन ललित भाई ने उठाया कि ये चार चार अलग अलग क्यों रखे, पहले चार अलग रखे फिर बाद में चार अलग रखे हैं इनके प्रकार जब मति ज्ञान हाँ, की। तो वो समझने के लिए हैं। अवग्रह या अवाय धारणा में अलग विषय से समझाया है, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान में अलग विषय से समझाया है। मति ज्ञान के अंदर क्या होता है? पुराना हमने कोई याद कर लिया, वो याद आ गया। प्रत्यभिज्ञान में भाई ने मनुष्य को देखा था, ऐसा हुआ। तर्क, अनुमान, ये जितने भी लगाए जाते हैं सब मति ज्ञान के अंदर लगाए जाते हैं। एक ये तो मति अरूपी ज्ञान का हुआ, ये भेद है। ये अरूपी हो गया, ये रूपी हो गया, ये समझ लो। क्या मतलब? मतलब स्मृति मतलब ज्ञान में तो रूपी है, लेकिन सामने कोई चीज नहीं है, ज्ञान के अंदर झलक रही, इसीलिए अरूपी कह रहा मैं इस अपेक्षा से। और ये जो अवग्रह ईसा हमारे ये सामने चीज नजर आ रही जब हम बोल रहे ये, नहीं मतलब नहीं, इसलिए ऐसा नहीं है। देखो इसका क्या है कि ज्ञान की वर्तमान पर्याय ताजा पर्याय है एकदम। ज्ञान की बासी पर्याय नहीं आती कभी भी। तो बासा नहीं होता ज्ञान के अंदर। ज्ञान जो निकलता है ताजा निकलता है। अब उस ताजा ज्ञान की पर्याय के अंदर पुराना याद करा हुआ विषय आ गया, तो उसको बोलते हैं स्मृति। लेकिन उसके भी अवग्रह या अवाय धारणा चार होते हैं उसके अंदर भी। प्रत्यभिज्ञान रूप हो गया ताजा ज्ञान के अंदर, उसके भी अवग्रह या अवाय धारणा चारों होते हैं। तर्क के अंदर भी ऐसे ही है, अनुमान के अंदर भी ऐसे ही है। हम्म अवग्रह या अवाय धारणा चारों के अंदर रहेंगे। स्मृति है तो धारणा के अंदर आई थी ना वो। स्मृति हम्म कहाँ से आई? कोई धारणा का विषय था ना। तो उससे पहले हम्म क्या बना? अवग्रही बना, ईआई बनी, अवाय बनी, तब धारणा आई उसके अंदर। ऐसे प्रत्यभिज्ञान के अंदर, ऐसे तर्क के अंदर, ऐसे अनुमान के अंदर। अच्छा, ये चारों इनके अंदर भी आएंगी। ये चारों धारणा ज्ञान के बाद के विषय हैं। इन सबके अवग्रह भी हो चुका, यह भी हो चुकी, अवाय भी हो चुका, धारणा भी हो चुकी, अब बाद में आए इस स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान। हम्म इस तरह से भेद हैं। हम्म नीचे दिया था नंबर 2 पर, व्यवहारिक दृष्टि से जो मति ज्ञान इंद्रिय और मन द्वारा साक्षात होता है वह समव्यवहारिक प्रत्यक्ष मति ज्ञान कहलाता है, तथा जो मति ज्ञान समव्यवहारिक प्रत्यक्ष या धारणा के बाद होता है वह परोक्ष मति ज्ञान कहलाता है। इन न्याय ग्रंथों से इन्होंने दिया है। अनेक वजह अनेक इच्छाओं का कथन है ऐसा। अब इन्होंने चार ज्ञान लिए मति ज्ञान के: अवग्रह या अवाय और धारणा। हाँ। हालांकि इन्होंने स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान की परिभाषा नहीं बताई, क्योंकि ये थोड़ी इजी हैं, समझ सकता है अजीब शब्दों से ही। लेकिन अवग्रह या अवाय और धारणा, ये शब्दों समझ में नहीं आते क्या क्या आवाज चल रही है इनकी। तो परिभाषा दी, अवग्रह किसे कहते हैं, है ना? इंद्रियां और पदार्थ का यथा योग्य संबंध होने के बाद उत्पन्न हुए सामान्य प्रतिभास रूप दर्शन के पश्चात अवांतर सत्ता सहित विशेष वस्तु को
ग्रहण करने वाले विशेष ज्ञान को अवग्रह कहते हैं, जैसे यह मनुष्य है। इसकी चर्चा चल चुकी वीडियो में अपनी पुरानी, तो सुनना हो तो वहां सुन लेना। हम्म, यह किसे कहते हैं? अवग्रह से जाने हुए पदार्थ के विशेष को जानने के लिए उत्पन्न हुए संशय को दूर करने वाले इच्छा रूप ज्ञान को यह कहते हैं, जैसे ये ठाकुर दास जी ही होने चाहिए। यह ज्ञान भी इतना कमजोर है कि यदि किसी पदार्थ की इह अगर छूट जाए, उसका निश्चय ना हो, तो उसके विषय में कालांतर में संशय और विस्मरण हो जाता है। थोड़ी बड़ी परिभाषा है, याद कर लेना भाई इसको, है ना अच्छे से। थोड़ी कठिन भी है और बड़ी भी है, लेकिन याद कर इम्पोर्टेंट लेना। क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब कल छुट्टी रखेंगे, कल छुट्टी इसलिए रखेंगे कि आप कोर्स रिवाइज कर लो अपना। ज्यादा प्रश्न नहीं है, केवल 35 प्रश्न है। 35, हाँ 35 प्रश्न है, कोई बड़े बड़े नहीं है। ये भी 4-5 ही बड़े हैं, बाकी सब छोटे छोटे हैं। लेकिन याद कर लेना वर्ड टू वर्ड सबको, याद करने बहुत जरूरी है। अब ये आए कितने एग्जाम परसों लेंगे क्या आप? हैं? एग्जाम परसों होगा क्या? एग्जाम परसों। ठीक। अब आए किसे कहते हैं? यहाँ से जाने हुए पदार्थ में यह वही है, अन्य नहीं है, ऐसा निश्चयात्मक ज्ञान को अवय कहते हैं। जैसे कि ठाकुर दास जी ही हैं, अन्य नहीं है। अवय से जाने हुए पदार्थ में संशय तो नहीं होता, किंतु विस्मरण हो हो सकता सकता है। है। धारणा किसे कहते हैं? जिस ज्ञान से जाने हुए पदार्थ में कालांतर में संशय तथा विस्मरण नहीं होता, उसे धारणा कहते हैं। ठीक है ना, ये भी सब आगे परिभाषाएं इसकी पढ़ लेना वहां से, है ना, कुछ पूछना होता। मति ज्ञान के विषयभूत पदार्थों के कितने भेद हैं? कितने भारत कितने पदार्थों के विषय बनाता है वो? तो मति ज्ञान के विषयभूत पदार्थों के दो भेद हैं, व्यक्त और आ अव्यक्त। गया। थोड़ा भारी था ये, मैंने बहुत ही करके समझाया था आपको क्लास के अंदर इसको ना। विषय थोड़ा टेक्निकल है ये, तो समझना थोड़ा कठिन था, लेकिन विषय को आप समझोगे क्लास से तो समझ में आ जाएगा उसका। ये विषयभूत पदार्थ मतलब क्या है जी यहाँ पे? जिन पदार्थों का विषय बनाता है वो, बाहर के पदार्थ जो हैं, वे दो होते हैं, जिन्होंने क्या व्यक्त और अव्यक्त। एक्चुअली जो परमाणु कम आए वो तो है अव्यक्त। जब बहुत सारे परमाणु आ गए तो वो हो गए व्यक्त, लेकिन है बाहर के पदार्थ ही, है ना। मैं दृष्टांत लेता पानी का, प्यास लगी है गिलास की, और एक बूंद पानी गिर दो मुंह पे उसके, तो पानी तो आया कि नहीं आया? हाँ जी पानी आया। तो आया, लेकिन इतना नहीं आया प्यास बुझा दे उसकी। ऐसे ही इंद्रिय के विषय में इतना पदार्थ तो आया, इतना नहीं आया कि जान सके उसको। बहुत जगह कोई शोर मच रहा हो दूर, और आप यहाँ बैठे, आपको पता नहीं लगता शोर मच गया वहां पर। हालांकि हल्की फुल्की आवाज आ रही थी उस कान के अंदर, लेकिन पता नहीं लग पाई। क्यों? क्योंकि वो इतने कम परमाणु थे कि ज्ञान के विषय नहीं बन पाए। तो उसको जो परमाणु आए टकराए, उसको बोलते हैं अव्यक्त, और जब जानने में आए तो बोलते हैं व्यक्त। व्यक्त को अर्थापरय बोलते हैं, और अव्यक्त को, व्यंजन। व्यंजन अभिनय। और चार इंद्रियों से जो है वो व्यंजन अपग्रह होता है पहले। जैसे जिसमें टच होके जानते हैं ना हम लोग, कान से, जीभ से, नाक से, तो वो टच होके जानते हैं ना। तो कम परमाणु टच में आए, तो कम परमाणु टच में आने से उसको व्यंजन अपग्रह तो हुआ पहले, ठीक। जब इतने जानने में आए कि वो जानने में आगे पूरे, तो वो अर्थ अपग्रह हुआ उसके बाद। ये खाली व्यंजन में अटक जाए तो व्यंजन अपग्रह से अर्थ अपग्रह नहीं होता, फिर उसके बाद वो व्यंजन अपग्रह में ही खत्म हो जाता है। समझ में आ गई ना बात, क्लियर है? हाँ जी। हाँ। जैसे घड़े का दृष्टांत दिया था। अब घड़े को पानी सोखना है, और पानी कम है, पानी में डुबोया आपने, तुरंत निकाल लिया उसके अंदर से डुबोते ही। तो सोख नहीं पाया पानी पूरा, वो पहले निकाल लिया आपने उसको डुबो करके। तो अव्यक्त है कि घड़े में डुबो दिया उसको, पूरा सोख लिया उसने, फिर निकाला, उसका नाम व्यक्त है। उसका अर्थ ग्रहण कर लिया ना उसने, ऐसा। जैसे मिट्टी पकाते हैं ना, आपने देखो ईंट पकाते हैं उसके अंदर, ईंट की मिट्टी की ना ईंट पकाते हैं ना चूने उसके अंदर, भट्टे के अंदर। तो बहुत सा व्यक्ति क्या होता है, कम ईंट पकाता है उसके अंदर, पूरी ईंट नहीं पकाता। और आपने देखा जो ईंट पूरी नहीं पिकती, वो कच्ची हो जाती है, वो टूट जाती है, उसके ऊपर से गिरते टूट जाती है ऐसे ही। तो वो पूरी नहीं पक पाई। तो पूरी नहीं पक पाई, उसका नाम अव्यक्त, कच्ची है वो। ये पूरी पक गई, वो व्यक्त। व्यक्त है, अर्थ हो गया उसका, वो काम करेगी अपने। लेकिन जो कच्ची है वो अपना काम नहीं करेगी। मकान बना दोगे तो पता लगा मकान गिर गया, टूट गया ऐसा हो जाएगा। तो कह रहे हैं क्या वग्रह आदि दोनों ही ज्ञान प्रकार के पदार्थों का होता है? तो लिखते हैं व्यक्त पदार्थों के अवग्रह आदि चारों ही ज्ञान होते हैं,
व्यक्त पदार्थों के अर्थावग्रह के चारों ज्ञान हो जाते हैं। अवग्रह भी होगा, अवायवी भी हो जाएगी, अवायवी की धारणा भी हो जाएगी। परंतु अव्यक्त पदार्थों का सिर्फ अवग्रह होता है। अवग्रह माने व्यंजन अवग्रह होता है उसका, अव्यक्त पदार्थों का। हम्म, क्योंकि अवग्रह के दो भेद होते हैं, अर्थावग्रह और व्यंजन अवग्रह। अर्थावग्रह किसे कहते हैं? व्यक्त पदार्थ के अवग्रह को अर्थावग्रह कहते हैं। अब जो व्यक्त हुआ है उसका अर्थ हो, उसका अवग्रह होगा, उसकी इहाय होगी, इसकी हवाएं होगी, उसकी धारणा बनेगी। जो व्यक्ति नहीं होगा तो पर अर्थावग्रह तो अवग्रह के बाद ही बनेगा, अवग्रह से पहले अर्थावग्रह होगा ही नहीं। व्यंजन अपग्रह के बाद, नाम पूरा व्यंजन अपग्रह के बाद। नहीं पहले व्यंजन होगा। धारणा नहीं, जब तक धारणा नहीं होगी जब तक अर्थावग्रह होने का नहीं। नहीं नहीं, धारणा कहाँ? धारणा तो सबसे बाद की चीज है, पहले तो अपग्रह अच्छा, बनेगा। धारणा सबसे पहले लास्ट में। व्यंजन होगा, फिर अर्थ नहीं नहीं, होगा, मैं ये फिर कह रहा हूँ ग्रह होगा। अर्थावग्रह तो जब उत्पन्न होगा ना, जब धारणा बन जाएगी। नहीं नहीं, ये तो कह रहे हैं अर्थावग्रह तो सबसे फर्स्ट चीज है, फर्स्ट स्टेज है। आप चौथी सीढ़ी की बात कर रहे हो। चौथी सीढ़ी धारणा है। पहले परमाणु ज्ञान में आएंगे, उसके परमाणु को जानने में आएंगे, उसके बाद जानेगा, समझेगा, अच्छा, ये उसको अवग्रह के याद भेद हो गए, करेगा, ठीक। जब जाकर धारणा में विषय बनेंगे। हम्म। वो जो ठीक है, ठीक टचिंग है। हुई है उसकी विषय की, उसका नाम अवग्रह आवाज है। कट गई। आवाज चली गई है। आवाज चली गई तो क्या? आ रही है अब? अब भी नहीं आ रही? अब भी नहीं आई क्या? अब आ रही है? हाँ जी, आ रही हाँ है। आ रही है। जो टचिंग हुई उसकी इंद्रियों से, उसका नाम अवग्रह है। फिर यह संशय हुआ, ये क्या है? फिर उसको जानने के बाद ऐसा जाना कि हाँ भाई, हाँ ये है, ठीक है। लेकिन उसको भी धारणा में ले लिया कि नहीं भैया ये तो वही है। ऐसा। चलो, अव्यक्त पदार्थों के अवग्रह को व्यंजन अवग्रह कहते हैं। अर्थावग्रह की तरह व्यंजन अवग्रह भी क्या सभी इंद्रियों मन द्वारा होता है? तो नहीं। व्यंजन अवग्रह चक्षु और मन को छोड़कर के शेष सब इंद्रियों द्वारा होता है। रीजन बताया था, क्योंकि इनके अंदर जो विषय है वो टच नहीं होता, इन मन के अंदर और चक्षु के अंदर। व्यक्त और अव्यक्त पदार्थों के कितने भेद हैं जिनसे व्यंजन अपग्रह होता है, अर्थग्रह होता है? उनमें कितने भेद हैं? तो वो बता रहे, व्यक्त और अव्यक्त पदार्थों के 12 12 भेद 6 जोड़ों में हैं। यानी कि बहु, एक, बहुविध, एकविध, क्षिप्र, अक्षिप्र, अनिसत्र, निसृत, अनुक्त, उक्त, ध्रुव और अध्रुव। इस हाँ जी। बहु मने बहुत प्रकार के, एक मने एक, बहुत मने अनेक पदार्थ, एक मने एक पदार्थ। बहुविध मने बहुत प्रकार, एक विध मने एक प्रकार। क्षिप्र मने तेज गति, अक्षिप्र मने मंद गति। अनिश्चित मने आंशिक दिखने वाले, निश्चित मने पूर्ण दिखने वाले। अनुक्त मने बिना कहे हुए, उक्त मने कहे हुए। ध्रुव मने स्थिर और अध्रुव मने हाँ, अस्थिर। तो ये तो ये 12 मति ज्ञान, प्रकार दिए हैं जी, ये किसके हैं? व्यक्त के हैं या व्यक्त के हैं? ये दोनों के हैं। तो दोनों के हैं। दोनों के अंदर विषय बनते हैं, लेकिन उसके अंदर 6 इंद्रियों से बने, इंद्रिय और मन से बनेंगे। इसके अंदर जो व्यंजन आप ग्रह में अव्यक्त के अंदर, इसके 4 इंद्रियों से बनेंगे। तो चार बनाता ना, 4 × 12 × 1, हाँ। 48 हम्म, भेद एक बताए थे फिर आपको। फिर उसके हाँ जी। 6 × 12 इंटू करे थे ना, मैं सब 336 भेद अच्छा, बताए थे हाँ मैं हाँ। थे उसके। हम्म, वो मैं फोटो हम्म, भेजूंगा आपको, मुझे भेजना है दिन रात, फोटो भेज देता हूँ आपको उसका। अब इसके अंदर जो पहले चेतना का वर्णन चला, चेतना के वर्णन के बाद ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना, उसके अंदर ज्ञान चेतना का वर्णन चला। ज्ञान चेतना के अंदर ज्ञान के 5 भेद बताए, मति, शुद्ध, अवधि, मन, परि और केवल ज्ञान। इसके अंदर मति ज्ञान का विषय कंप्लीट हो गया अपना यहाँ तक। नंबर दूसरा ज्ञान क्या था? शुद्ध ज्ञान। शुद्ध पृथ्वी। ज्ञान। तो शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं? कि मति ज्ञान से जो पदार्थ जाना है उसके संबंध में किसी दूसरे पदार्थ के या उसी पदार्थ की हो सकता है, ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। एक घुट घट सुनने के बाद उत्पन्न हुआ कुंभ, ग्रीवा आदि आकार रूप घट का ज्ञान शुद्ध, इसको बोलते हैं शुद्ध ज्ञान। जो संवेदन जो होता है ना, वो शुद्ध ज्ञान के अंदर ही होता है अपन लोगों का, जो संवेदन विषय होता है। क्योंकि तत्व चिंतन, तत्व विचार, इह पोह जितनी उठती है वो सब किस में चलती है? वो शुद्ध ज्ञान में चलती है। वो सारी सारी चिंतन मनन सब चलता है इसके अंदर। हे उपाधि का विचार सब किस में चलता है? वो शुद्ध ज्ञान के अंदर चलता है। ऐसा। जब स्वाध्याय रहे है ना, स्वाध्याय अगर मैं समझ में आ गया तो श्रुत हो गया, समझ में नहीं आया तो मति रह गया। नहीं, समझ में आ गया तो धारणा का विषय है। लेकिन समझ में आने के बाद मेरा हित कहाँ है, मेरा इसके अंदर कहाँ है, मेरी लाभ की बात आई है इसके अंदर, कि इससे मोक्ष कैसे होगा, अपने परिणाम जांचे उसके द्वारा कि मेरे परिणाम में कहाँ कमी चल रही है, परिणामों की भूल निकाले अपने, और अपने को मोक्ष मार्ग में लगाए। ये सब शुद्ध ज्ञान का खेल है। वो धारणा तक तो वो मति ज्ञान का विषय बनेगा। अच्छा। और स्मृति, प्रत्यभिज्ञान और तर्क, ये भी मति ज्ञान का विषय बनेगा। अनुमान,
ये मत ज्ञान का विषय बनेगा। लेकिन हे उपादेय का विचार आदि चलेंगे इसके अंदर, वो शुद्ध ज्ञान के अंदर चलेंगे फिर उसके बाद। क्या मेरे लिए अच्छा, क्या मेरे लिए बेकार है, ये श्रुत का विषय है। हाँ, फिर वो ग्रहण करेगा शुद्ध ज्ञान के अंदर उसको। हम्म, जो भी आत्मा ग्रहण कर लेता है शुद्ध ज्ञान के अंदर, तो उसको बोलते हैं शुद्ध केवली। शुद्ध केवली हम्म, बोला जाता है उसको। ठीक है। भैया जी जैसे उसमें कोई भी जी हम। भेज देना चार्ट है भैया। हैं? जैसे कहते हैं आपने पढ़ाया ना अभी चक्षु चक्षु बताया ना आपने, उसका भी चार्ट भेज देना, मतलब कौन से ज्ञान से पहले कौन सा दर्शन होता है। ठीक है। क्योंकि वो जो लिखा हुआ है थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, अभी आपने चक्षु चक्षु दोनों बोल दिए, ठीक तो है, मेरे मैं पास जो लिखा है वो लिखा है इसलिए। देखता हूँ। हाँ जी, आप क्या कह रहे हाँ वो चार्ट भेज देंगे। हैं? मैं कह रहा था जैसे कि हमने किसी ने रसगुल्ला रखा है, रसगुल्ला खाया, तो रसगुल्ला खाया, वो तो हमारा मत्ती ज्ञान हो गया। अब उसके बाद और रसगुल्ले खाने चाहिए नहीं खाने चाहिए, ये मेरे सेहत के लिए अच्छा है कि नहीं, जिसको शुगर है उसको ज्यादा खाएगा तो हो जाएगा, वो श्रुत ज्ञान का विषय हो हाँ, गया। वो शुद्ध ज्ञान में चला जाएगा, फिर वो चिंता नहीं करना, विचार से शुद्ध ज्ञान में चला जाएगा। वो ठीक बात। चलो जी। नहीं नहीं नहीं, एक चीज है, खाया तो श्रुत से खाया, जब तक देखे, जब तक पके, जब तक मति ज्ञान रहा वो खाना, अगर वो पेट के अंदर चला गया तो श्रुत हो गया वो, नहीं जो नहीं, मैंने ऐसा थोड़ा खाया। ना, पेट से क्या मतलब है उसका शुद्ध ज्ञान का, वो तो खाया, वो सब इंद्रियों का विषय तो बन रहा है, स्पर्श इंद्रिय का, रसना इंद्रिय का विषय बन रहा है, जितना भी वो सब अच्छा अच्छा। मति ज्ञान का विषय है। लेकिन ये हम्म, ठीक खाने है ठीक है योग्य ठीक है, कम ठीक है खाने ठीक है योग्य है, ठीक ज्यादा खाने योग्य है, सब शुद्ध ज्ञान के विषय है ये। ठीक 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 ठीक, ओके ओके। निज निधि निज में बताई, बताई है, अनंत उपकार है इसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है। नवाणु का मंत्र। जबरदस्ती रानी माता की, जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जय जय। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, सबको सबको जय जय। जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र।